अगर मैं बात करने लगूं हीट की, तो हीट को बोला गया कि जो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के लिए जो एनर्जी का फ्लो होगा उसको आप हीट बोलेंगे। मैंने कहा हीट और एनर्जी में कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन करने लगे और बोल दीजिएगा, आपने मान लीजिएगा अलग अलग मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लीजिएगा सबसे पहला एग्जांपल आपने लिया, एक पर्टिकुलर कंटेनर में पानी लिया और दूसरे कंटेनर में भी आपने पानी लिया और आपने कहा इसमें पानी का मास ज्यादा है और मुझे इन दोनों केमिकल या दोनों वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सी। मैंने कहा किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए, कंडीशन अप्लाई, टेम्परेचर चेंज सेम करना है। इसमें भी आपका 25 से 26 करना है, इसमें भी 25 26 करना है। तो बोलूंगा जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें मुझे हीट ज्यादा टाइम तक देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हीट रहेगी वो किस पर डिपेंड कर गई, बोलूंगा मास पर। मैंने कहा ठीक है। अब आपने फिर से एक एग्जांपल लिया और आपने कहा एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है जिसमें कि दोनों का मास सेम है। इसका टेम्परेचर आपको 25 से 26 करना है, इसका 25 से आपका मान लीजिएगा 100 डिग्री सी करना है। किसमें टेम्परेचर या हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, बोलूंगा दोनों का टेम्परेचर में मिसमैच बहुत ज्यादा है। किसमें टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है, बोलूंगा सेकंड वाले में। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो डेल्टा टी ज्यादा है, डेल्टा टी ज्यादा है तो मुझे गैस पर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी सेकंड वाले कंटेनर को। इसका मतलब जो हीट की रिक्वायरमेंट आएगी वो डिपेंड करेगी कि आप कितना टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। मैंने कहा अगला केमिकल कंटेनर लिया मैंने एक पर्टिकुलर, इसमें मैंने गैस भरी, एयर जो आपका एयर में होती है, और दूसरे में आपने पानी भरा। मैंने कहा इसका टेम्परेचर 25 से 26 कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, और दोनों का मास भी अगर आप सेम मान लेते हैं या कंटेनर बड़ा कर दीजिएगा, तो अगर सब कुछ सेम है तो किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, बोलूंगा एयर में हीट कम देनी पड़ेगी, क्योंकि एयर की टेंडेंसी क्या है, हीट को स्टोर करने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि एयर के स्टोर, तो मैं बोलूंगा कि जिस रूम में हम लोग बैठे हैं इसी रूम में एसी ऑन कीजिएगा और इसी रूम में आप पानी भर के फिर ठंडा कीजिएगा। कौन जल्दी होगा ठंडा, बोलूंगा एयर, क्योंकि एयर तो जल्दी ठंडी होती जल्दी गर्म हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जो हीट देने की टेंडेंसी है वो उसके केमिकल पर भी डिपेंड करेगी। और बाद में आपने इसको बोला एस, बाद में हम लोग बोलेंगे कि एस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, बट अभी के लिए कुछ कांस्टेंट है जिसको हमने बोला एस। इन सबको जब हमने मर्ज किया तो हमें एक फॉर्मूला मिला और फॉर्मूला बना आपका Q इक्वल टू msdt। हमने इसको बॉक्स बंद किया। फिजिक्स वाले इस फॉर्मूले को याद करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला केवल तब तक वैलिड है जब तक आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा। आप इसे वेपोराइजेशन में नहीं लगाएंगे और फ्यूजन में भी नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, किसी बॉडी के लिए टेम्परेचर चेंज का मुझे फॉर्मूला आ गया। और एस की डेफिनेशन क्या आई, तो उन्होंने कहा एस को बोला जाता है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने कहा चलेगा पहले एस पढ़ लेते हैं। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने लगे तो ऊपर वाले फॉर्मूले को क्या मैं लिख सकता हूं कि जो एस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी Q अपॉन m डॉट dt। मैंने कहा ठीक है, अगर m डॉट dt रहेगा तो अगर मैं Q को कैलोरी में मेजर करता हूं तो मैं क्या पूछता हूं, जो s की यूनिट रहेगी वो रहेगी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सी। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करने लगूं तो क्या बोलना, डेफिनेशन के लिए अगर आप m की वैल्यू आप लेते हैं 1 ग्राम और dt की वैल्यू भी लेते हैं 1 या 1 केल्विन लिख देता हूं, तो क्या बोलते हैं s की वैल्यू Q के इक्वल हो जाएगी। तो मैं डेफिनेशन में बोलूंगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट के इक्वल होगी कितने के लिए, बोलूंगा 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जब उसका टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सी या 1 केल्विन हुआ हो। मैंने कहा ठीक है, एस मतलब क्यू समझ में आ गया, और क्यू समझ में आ गया तो एस आपका समझ में आ गया। हमने कहा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। मैंने बोला कि देखिए जब एस की बात की तो आपने पर ग्राम बोला था, Q अपॉन m का मतलब पर ग्राम, और जैसे आपने पर ग्राम बोल दिया तो मैं बोलूंगा पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमने कहा ठीक है, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सुन ली। हमने कहा हीट कैपेसिटी क्या होती है, बोलेगा हीट कैपेसिटी जैसे वर्ड से दिख रहा है, हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी। मैंने कहा एक चम्मच पानी और एक बकेट पानी में किसकी स्टोर करने की पावर ज्यादा है, बोलूंगा बकेट पानी की, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, स्टोर ज्यादा कर लेगा। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हुई पर ग्राम, और हीट कैपेसिटी टोटल हीट को स्टोर करने की पावर या कैपेसिटी, तो बोलूंगा हीट कैपेसिटी
मास पर डिपेंड करेगी और मास पर डिपेंड करते ही वो बन गई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने कहा एग्जाम्पल बताएगा, हमने कहा हमें एग्जाम्पल ज्यादा करना ही नहीं था। हमने कहा जी हीट कैपेसिटी क्या होती है, उन्होंने कहा हीट कैपेसिटी का अगर मैं इसी में देखने लगूं तो बोलूंगा Q इक्वल टू आपका आ गया msdt। इसको उठा के एक अपनी तरफ से आप लिख दीजिएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू ये बन जाएगा C और ये बन जाएगा आपका dt, जहां पर C को बोला जाएगा हीट कैपेसिटी। S था पर ग्राम हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, M से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सब्सटेंस ने जितना भी मास लिया है उसके हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, तो मैं बोलूंगा MS का मतलब हुआ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, एक इंटेंसिव है और दूसरा आपकी एक्सटेंसिव है। हमने कहा ये तो फिजिक्स का काम हो गया, हमें केमिस्ट्री कवर करना है। हमने कहा केमिस्ट्री कवर करना है तो फिजिक्स के सपोर्ट लेते हुए हम लोगों ने कहा कि Q की जो वैल्यू आई थी वो थी आपकी msdt। मैंने कहा ठीक है। S क्या है, बोलूंगा पर ग्राम। मैंने कहा ठीक है। हमने कभी एक फॉर्मूला सुना होगा कि आपको जो वैल्यू होती थी वो होती थी, मोल का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या इसको लिख सकता हूं, n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर m अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा ठीक है, क्या यहां पर आपको मास दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपको मास दिखाई दिया तो क्या आप बोल सकते हैं m की वैल्यू रख सकता हूं नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू आपका s डॉट आपका dt। s होता है पर ग्राम, मॉलिक्यूलर मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मान लीजिएगा वाटर लेता हूं और वाटर के लिए आपका मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, तो s हुआ पर ग्राम। ये जो पर्टिकुलर आपका बना हुआ है mm इंटू एस, ये कितने ग्राम की बात करूंगा, बोलूंगा 18 ग्राम की। s था 1 ग्राम के लिए, मॉलिक्यूलर मास वाटर के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा s इंटू 18। इसका मतलब 18s क्या हुआ, 1 ग्राम का या 18 ग्राम का, बोलूंगा 18 ग्राम का, और 18 ग्राम का मतलब हुआ पर मोल का। इसका मतलब मैंने इसको दोबारा से चेंज किया और मैंने कहा एक नया फॉर्मूला आया Q इक्वल टू, आपने लिखा यहां पर कि ये तो बना आपका N और आपने एक नया सिंबल और लिया, ये बना आपका C और ये बन गया आपका पुराना वाला dt। और इस C को मैंने नाम अलग दिया, इसको C को नाम दिया क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। भाई अगर आप यहां पर N लिखते हैं तो ये मोलर हीट कैपेसिटी आएगा। अगर ये आपका मान लीजिएगा M आता है मतलब मास आता है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा जो था पर ग्राम, मतलब ये मोल आएगा तो ये पर मोल आएगा, ये मास आएगा तो ये पर मास आएगा। सिंपल लॉजिक है। तो मैंने कहा जो ये C आया है ये हम लोग को पता चल गया कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो बहुत जो स्टैंडर्ड बुक है वो कभी C नहीं लिखती, C के नीचे हल्का लिखते हैं CM, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। M का मतलब मोलर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, ये समझ में तो थोड़ा बहुत आ गया। हमने कहा अब अगर आप सॉलिड और लिक्विड लेते हैं तो चाहे टेस्ट आप प्रेशर पे कीजिएगा कांस्टेंट या वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आप टेस्ट कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका वर्क जीरो होता है। लेकिन जब आप गैस की बात करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि गैस के लिए जब टेस्ट करते हैं तो आपका C की वैल्यू वेरी कर जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग आती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग आती है। तो यहां से और मुझे अलग अलग फॉर्मूले बने, तो मैंने कहा पहला फॉर्मूला क्या था, तो मैं बोलूंगा पहला फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू N और N के बाद आपने लिख दिया इसको Cp और ये बना दिया आपने पहले वाला dt। इसका मतलब जब आप प्रेशर करेंगे कांस्टेंट पर तो आपने इसको लिख दिया Qp। हमने कहा एक पर्टिकुलर आपने और कुछ दिया तो हमने कहा Q की वैल्यू हो गई आपकी N और यहां पर हो गया C और ये फिर से हो गया dt। अगर आपने यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो ये भी आपका QV आ गया। और थर्ड केस आपका बनता है जब आपको दोनों वेरिएबल हो तो हमें मजबूरी में लिखना पड़ेगा केवल NCDT। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं भाई, कांस्टेंट प्रेशर करोगे तो मैं QP यूज करूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे मैं तो QV यूज करूंगा, और आप मुझे दोनों के दोनों वेरिएबल देंगे तो मैं अपना बेसिक फॉर्मूला याद करूंगा NCDT। मैंने कहा जी C क्या है, बोलूंगा C है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं N से तो बोलूंगा NC क्या हो गया, बोलूंगा ये हो गई टोटल हीट कैपेसिटी। क्योंकि कैपिटल जो C लिखा है वो पर मोल है, आपने N से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा टोटल। तो ध्यान रखिएगा
NCDT में C है मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर मैं उसी डेटा को N से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बन जाएगा टोटल हीट कैपेसिटी। तो यहां से इस टाइप से हम फिजिक्स से केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुए हैं। जब हम चैप्टर और आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो भी हीट का एक्सचेंज होता है आप उसे बोलते हैं एंथैल्पी, और एंथैल्पी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर DH का फॉर्मूला हो जाएगा NCPDT। बॉक्स में बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला याद करना है। जब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा तब पता चलेगा जो QV होता है, अगर आप हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जो भी हीट आती है उसको आप लिखते हैं इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और DE का फॉर्मूला बन जाता है NCVDT, जो कि एडवाइस की जाती है कि इसे भी आपको याद करना है। तो यहां पर हमारे पास हीट कैपेसिटी आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास ये आएगी जो CP CV निकाल दिया है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि अगर आप CP की वैल्यू निकालने लगे या यहां से निकालने लगे तो मैं इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि CP बन जाएगा QP अपॉन N अपॉन DT। तो बोलूंगा CP की वैल्यू QP के इक्वल होगी कब? जब नंबर ऑफ मोल 1 होंगे और चेंज इन टेम्परेचर भी आपका 1 होगा, तो मैं बोल सकता हूं CP Q के इक्वल होगी। इसका मतलब CP और CV पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि हीट होती क्या है। ये नहीं कि पता सब कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं है, नहीं, पर थोड़ा बहुत हमें हीट को जानना जरूरी है कि हीट कैसे कैसे निकाली जाती है। तो अगला क्रॉस क्वेश्चन आता है कि ये CP और CV की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम बोलेंगे इसके लिए हम एक नया लॉ लेके आएंगे और उसमें हम लोग यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोग बात करेंगे अब कैलकुलेशन ऑफ CP एंड CV की, और इसमें हम लोग लॉ की बात करेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और चीजें टफ नहीं है लेकिन कई बार बुक्स वाले इसको कवर नहीं करते, और कवर नहीं करते तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम पहली बार में इसको क्लियरली समझ लें। तो हमें बोला गया कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हम लोगों को कहा गया कि इसमें अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ CP CV की बात करने लगूं तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर कभी आपने आइडियल गैस लिखा है, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है उसमें दो एनर्जी होती है, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने वर्ड यूज किया आइडियल गैस, इसका मतलब एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं होगा, और जैसे आपका अट्रैक्शन फोर्स नहीं हुआ तो आप बोलेंगे कि जो सेकंड टर्म है आप इसको मान के चलेंगे 0। इसका मतलब जो आइडियल गैस में एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी ही होती है, और काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फंक्शन होता है आपका टेम्परेचर। ये याद करना है। हमने कहा ठीक है, ये हम लोगों ने याद कर लिया। हमने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इसके 3 फॉर्मेट होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? तो उन्होंने कहा पहला होता है आपका ट्रांसलेशनल एनर्जी, अगला नंबर 2 आता है आपका यहां पर रोटेशनल एनर्जी, और जो लास्ट है वो आपका आता है यहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी। हमने कहा इनको अलग अलग नोटेशन भी देते हैं। तो ट्रांसलेशन एनर्जी, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूं तो बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी एक्स, अगर मैं वाई डायरेक्शन में चल रहा हूं तो बोलूंगा KEY, और अगर जेड में चल रहा हूं तो बोलूंगा KEZ। तो मैंने इसको अलग अलग नाम दिया। एक हो गया आपका KEX, एक हो गया KEY, और एक हो गया आपका KEZ। रोटेशनल को भी मैंने ऐसे ही नाम दिया, एक को बोला रोटेशनल एनर्जी X, अगले को बोला रोटेशनल एनर्जी Y, और अगला बोला रोटेशनल एनर्जी Z। और वाइब्रेशन एनर्जी में ऐसे कोई नहीं आते, क्योंकि मैं कितनी जगह में वाइब्रेशन काउंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आपने 3 चीजें लिख ली। मैंने कहा अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा अगर आप रूल नंबर 1 की बात करने लगे तो रूल नंबर 1 में बोला कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रहेगा आपका 3n के आसपास। अब बहुत से लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर जरूर ये लिखना जरूरी रहेगा, जो n रहेगा वो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स लिख रहा हूं। मैंने कहा रूल नंबर 1 अगर क्लियर हो गया तो रूल नंबर 2 आपको बोलता है जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपके रहेंगे 3n-5, या कहूं 3n-6। 3n-5 तब बोला जाएगा जब ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर आएगा,
और ये 3n-6 तब लिखा जाएगा जब ये आपका रहेगा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। कैसे आता है, क्यों आता है, थोड़ी देर में सबको समझ में आने लगेगा। और इसके बाद में जब आप रूल नंबर आप बात करते हैं रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 आप बोलेंगे जो आपका रहेगा कंट्रीब्यूशन आपका पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर आप बात करने लगे ट्रांसलेशन वाली तो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है आपका कितना रहता है आपका, बोलूंगा KT/2 अगर आप बात करते हैं 1 एटम की या 1 मॉलिक्यूल की। और अगर मैं बात करने लगूं पर मोल की तो मैंने जब इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो KT/2 था ये कन्वर्ट हो गया आपका RT/2। ये याद रखिएगा। मैंने कहा ठीक है। रूल नंबर आपका 3 के बाद आता है 4 और ये बोलता है कंट्रीब्यूशन आपका पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रांसलेशन के बाद कौन सा था, बोलूंगा रोटेशनल। और रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन भी आपका होता है KT/2 और अगर आप पर मोल की बात करने लगे तो आपका होता है RT/2। लिख देता हूं कि मैं यहां पर मोल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं पर मोल को ही लेने की ट्राई करूंगा जिससे कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। हमने कहा कोई और भी रूल है, तो उन्होंने कहा हाँ, रूल नंबर अगर 5 देखने गए तो कंट्रीब्यूशन पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा वाइब्रेशन का वो रहेगा आपका केवल और केवल KT। और इन टर्म्स ऑफ आप मोल की बात करने लगे तो बोलूंगा केवल RT। फिर से लिख देता हूं यहां पर कि जो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये पर मोल की बात कर रहा हूं। रूल नंबर अगर आप 6 की बात करने लगे तो हमने कहा कि इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, क्या हम लोग को सभी चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं? तो मैंने कहा कौन कौन से आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो मैंने कहा एक था आपका ट्रांसलेशन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन और ट्रांसलेशन के बाद आपका रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। मैंने ये सभी के सब आपके 3 बार लिख दिए। ट्रांसलेशन एनर्जी 3 बार, रोटेशनल एनर्जी भी 3 बार हो गई और वाइब्रेशन एनर्जी भी आपकी 3 बार हो गई। अगर आपको कोई बोलता है यहां पर लो टेम्परेचर तो आप इसको नहीं लेते, केवल ट्रांसलेशन लेते हैं। अगर आपको बोला जाए एक नॉर्मल टेम्परेचर या कभी आपको टेम्परेचर ना दिया जाए तो आप रोटेशनल और ट्रांसलेशन लेते हैं, वाइब्रेशनल नहीं लेते हैं। अगर आपको बोला जाए फोर्सफुली वेरी हाई टेम्परेचर तो आप पर्टिकुलर में ट्रांसलेशन भी लेंगे, रोटेशनल भी लेंगे और वाइब्रेशनल एनर्जी भी लेते हैं। अगर कभी कंपटीशन वाला आपको कोई भी डिटेल ना दे टेम्परेचर के लिए तब आपको नॉर्मली जनरल टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर लेना पड़ेगा या रूम टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप केवल ट्रांसलेशन एनर्जी की बात करेंगे और रोटेशनल एनर्जी की बात करेंगे। वाइब्रेशन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको आप 0 मान लेंगे। मैंने कहा जी थोड़ा बहुत फॉर्मूले की प्रैक्टिस जब तक नहीं होती तब तक कैसे काम चलना है, तो हमने कहा ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहा कि आपके पास एक गैस है जो कि है मोनो एटॉमिक गैस, मतलब He ले लीजिएगा, Ne ले लीजिएगा। मैंने कहा ये मोनो एटॉमिक गैस है तो बोलूंगा अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है तो बताएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे। तो मैंने कहा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके बन जाते हैं 3n। एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो आंसर आएगा 3 × 1 का मतलब आ जाएगा 3। मैंने ये देखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल वो 3 आ गए। मैंने कहा अगर 3 आ गए तो मान लीजिएगा ये आपका मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने कंडीशन हो सकते हैं मूव करने की। बोलूंगा या तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करे या वाई में मूव करे या वो जेड में मूव करे। इसका मतलब अगर मैं बात करने लगूं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि रहेंगे ट्रांसलेशन वाले वो आपके आएंगे 3। मैंने कहा कौन कौन से, तो साइड में मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी X, काइनेटिक एनर्जी Y और काइनेटिक एनर्जी आपके Z, ये 3 आ गए। मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके कौन से रहे रोटेशनल वाले। बोलूंगा अरे रोटेशनल वाले तो 0 होंगे क्योंकि टोटल नंबर आपका कितना आना है 3। मैंने कहा एक और बच गया। उन्होंने कहा कौन सा बच गया, उन्होंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गया वाइब्रेशन वाला, तो बोलूंगा वो भी 0 आएंगे। जब मुझे पता है टोटल आंसर आपका 3 आना है तो बोलूंगा टोटल जो ट्रांसलेशन वाले हैं वो 3 आ गए, बाकी दोनों 0 आ गए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से कभी भी समझ में नहीं आता, तो हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। और 2 लेते ही मैंने एक पर्टिकुलर एटम यहां पर बनाया और
एक बॉन्ड लगाने के बाद मैंने दूसरा एटम यहां पर लगा दिया। और अगर इसको देखने लगे तो सीधा पता चल चुका है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास टोटल आएंगी वो आपकी आएगी 3 × 2 = 6 आएगा। मुझे कोई कहने की ट्रांसलेशन बताएगा, मैं बोलूंगा ठीक है। अगर ट्रांसलेशन समझने लगे तो आपका ये पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी ट्रांसलेशन वाली कितनी, बोलूंगा या तो वो एक्स डायरेक्शन मूव कर जाए या वो वाई डायरेक्शन मूव कर जाए वो जेड में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका एक्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी वाई रहेगा और काइनेटिक एनर्जी आपका जेड रहेगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाले रहेंगे 3। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रोटेशनल वाले कितने रहेंगे, बोलेंगे रोटेशनल वाले होते थे रोटेशनल एनर्जी एक्स डायरेक्शन, रोटेशनल एनर्जी वाई डायरेक्शन और रोटेशनल एनर्जी आपका जेड डायरेक्शन। अगर आप इसको ऐड करते हैं ये एटम और ये एटम बना हुआ है तो बताएगा क्या एटम अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करता हूं तो क्या मुझे रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं तो देखिएगा रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये तो काउंट होगा अगर ये डायरेक्शन आपकी एक्स है। मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन और बनाई, ये पर्टिकुलर से अगर मैं देखने लगूं और अगर इसके अबाउट रोटेट करने लगूं तो क्या ये पर्टिकुलर पार्टिकल ऐसे घूमता भी हुआ दिखाई देगा, ऐसे लगातार रोटेट करता रहेगा। अगर रोटेट करता रहेगा इसका मतलब अगर मैं इसको y मानता हूं तो भी रोटेशन पता चलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये पार्टिकल अगर मैं इसके डायरेक्शन में अबाउट रोटेट करने लगूं तो बताएगा क्या ये पेन को अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो क्या आपको रोटेशनल फील हो रहा है, या बोल सकते ये नेग्लिजिबल होगा तो बोलूंगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब रोटेशनल एनर्जी z वाली नहीं आएगी। आपकी अगर रोटेशनल एनर्जी z वाली नहीं आएगी तो बोलूंगा ये आ जाएगा आपका 2। आना कितना चाहिए था 3, एक कंसीडर नहीं कर पाया तभी मैंने 2 लिखा। मुझे टोटल पता है 6, कैलकुलेट कर चुका हूं 5, तो बताएगा लास्ट वाली कौन सी आएगी, बोलूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आ जाएगी वाइब्रेशन। तो सीधा बोल सकता हूं 6 में से 5 माइनस कर दो, जो बच जाए या कहूं 3n - 5 - 6 आपको लॉजिक समझ में आने लगा होगा। तो मैंने कहा ये आपका आंसर आ जाएगा 1 और ये टोटल आपका आ जाएगा 6। इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एक एटम दिया, एक एटम और दिया और एक नॉन लीनियर एटम दे दिया। मैंने कहा अगर इसमें टोटल एटम देखने लगे तो बोलूंगा बताएगा सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी ट्रांसलेशन वाली कितनी होंगी, बोलूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाली होंगी 3। कौन कौन सी, KEX, KEY और KEZ। मैंने कहा ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा रोटेशनल वाली कितनी होगी, बोलूंगा अगर ये पार्टिकल लीनियर नहीं है, ये पार्टिकल ऐसे है तो बताएगा अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को यहां से रोटेट करता हूं तो रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल। अगर मैं इसके अबाउट आपको एक्सिस बनाता हूं तो क्या अभी भी रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्या अगर मैं इस पर्टिकुलर को इसके अबाउट रोटेट करता हूं तो क्या आपको अभी भी एक मार्कर रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब आप नॉन लीनियर को कहीं से भी घुमाइएगा कभी भी 0 नहीं आएगा। मैंने कहा इसका मतलब अगर आप पर्टिकुलर इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो रोटेशनल एनर्जी x भी मानी जाएगी, रोटेशन एनर्जी y भी मानी जाएगी और रोटेशनल एनर्जी z भी मानी जाएगी, इसलिए ये 3 आएगा। अगर इस मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना था, बोलूंगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आएगा 9, क्योंकि 3 × 3 आएगा। 6 में निकाल चुका हूं, 6 निकाल दिया, टोटल 9 है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका वाइब्रेशनल वाला रहेगा वो कितना आएगा, बोलूंगा 3। चलेगा, हाँ अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। मैंने कहा क्या समझ में आया, उन्होंने कहा ठीक है अगर समझाने लगे तो देखते हैं। उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर आपका पास एटम है, अगर ये एक एटम यहां पर और एक एटम यहां पर है तो ये लीनियर, मैं बोलूंगा लीनियर। बोलेगा ये देखो ये घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, मैंने कहा ठीक है। क्या ये घूमता हुआ दिखाई देगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है घूमता हुआ। क्या बोलते हैं ये घूमता हुआ ऐसे भी दिखाई देगा, बोलूंगा ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी में 3 में से एक नेग्लिजिबल मानी जाएगी, ये इधर वाली। मैंने कहा ठीक है। अगले स्टूडेंट ने कहा देखिएगा अगर ये आपका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर आ गया तो अगर मैं इसको एक्सिस मानता हूं तो भी मार्कर मुझे घूमता हुआ दिखाई देगा। मैंने कहा अगर इसको एक्सिस मानता हूं तो भी मुझे मार्कर घूमता हुआ दिखाई देगा, और अगर इसको एक्सिस मानता हूं तो ये भी घूमते हुए दिखाई देंगे। तब तो दोनों इसका रोटेशन एनर्जी तीनों काउंट होगी। तो लीनियर के लिए अलग आएगा और नॉन लीनियर के लिए अलग आएगा, लेकिन टोटल तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3n ही आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपकी कोई गैस जो कि है आपका मोनो एटॉमिक गैस।
और साथ में लिखना जरूर पड़ेगा कि ये आपको आइडियल गैस ही होनी जरूरी है। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले। तो हमने कहा कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमने कहा बताइएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालने लगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूंगा ट्रांसलेशन वाले आएंगे 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाले आएंगे 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल वाले भी आपके 0 और टोटल आपके 3 आएंगे। ये इसकी प्रैक्टिस हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम लोग को दो चीजें याद रखनी है कि हम लोग को सीपी और सीवी निकालना था। तो हमने कहा एक फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा था कि अगर आप बात करने लगे एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाले होते हैं 1 मोल के लिए वो होता था आपका RT/2, याद कीजिएगा। और चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर 3 आए हैं तो आपने अपनी तरफ से इसको मल्टीप्लाई किया 3, तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू RT/2। हमने कहा ठीक है। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था थोड़ी देर पहले, DE इक्वल टू था आपका NCV/dt। अगर मैं 1 मोल की बात करने लगूं तो बोलूंगा n की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये मानने लगूं जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा E2 माइनस E1 इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। ये मानते हुए कि 0 केल्विन पर इंटरनल एनर्जी 0 है तो क्या इसी फॉर्मूला को लिख सकता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा 1.CV.T। मैंने कहा ठीक है, कंडीशन अप्लाई 1 मोल के लिए। आपका जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ है वो बोलता है आपका कि 3 इंटू RT/2 और KTG बोलता है आपका E इक्वल टू 1.CV.T। क्या मैं इन दोनों को अगर इक्वल करने लगूं तो क्या आपका आंसर बन जाएगा 3RT/2 की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1.CV.T। क्या T से T अगर कैंसिल करने लगूं तो क्या बोलता हूं CV की वैल्यू आपकी बन गई यहां पर कितना, बोलूंगा 3R/2। हमें एक फॉर्मूला और याद करना होता है जिसका वैल्यू होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, जिनको याद नहीं हो कोई बात नहीं। यहां पर अगर आप CV निकाल चुके हैं तो CV का अगर डेटा आप यहां पर रखेंगे तो बोलूंगा CP माइनस 3R/2 इक्वल टू R। तो क्या दोस्तों यहां से जो आपका CP की वैल्यू आएगी वो आपकी बन जाएगी 5R/2। मैंने कहा ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्म और याद करनी है गामा, और गामा अगर देखने लगे तो गामा की वैल्यू होती है CP/CV। और अगर आप CP और अपॉन CV को डिवाइड करते हैं तो क्या दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो या वेरी लो टेम्परेचर हो, सब जगह ये एग्जिस्ट करेगा। हमने कहा कि हमें क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्वेश्चन चेंज करने के बाद बोला कि एक पर्टिकुलर गैस में एक और आपका 2 एटम आके आ गए और इसमें लिख दिया कि ये कौन सी गैस है, तो बोलूंगा डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक गैस, और गैस भी कौन सी होनी चाहिए, बोलूंगा आइडियल गैस। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो मैंने कहा ट्रांसलेशनल वाले कितने होंगे, बोलूंगा ट्रांसलेशन वाले होंगे 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रोटेशन वाले होंगे 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप बात करने लगे वाइब्रेशन वाले तो 2 एटम है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए 6, 5 में निकाल चुका हूं, इसका मतलब ये बनेगा आपका 1। मैंने कहा ठीक है, और टोटल आपको 6 दिखाई दे रहे होंगे। हमने कहा कि हमें केवल वही पढ़ना है जो हम लोगों को याद करने के लिए बोला जाता है। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो जैसे ही आपने बोल दिया नॉर्मल टेम्परेचर की बात करने लगे तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी में आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये कहानी दोबारा लिखते हैं। तो मैंने कहा जो एनर्जी है वो बताएगा RT/2 जो होता था ये होता था आपका किसके लिए, बोलूंगा ट्रांसलेशन के लिए। एक ट्रांसलेशन एनर्जी का फैक्टर RT/2 कितनी है, बोलूंगा 3। तो मैंने ये डेटा यहां पर मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा ठीक है, ट्रांसलेशन वाले तो आ गए। मैंने कहा रोटेशन वाले का कितना होगा, तो बोलूंगा एक का था आपका RT/2, यहां से मैंने फिर से लिखा और ये आपका आ गया 2। मैंने कहा प्लस, बोलेगा बस रुक जाओ, वाइब्रेशन वाले हैं लेकिन कंसीडर नहीं करना चूंकि आपने दिया एट नॉर्मल टेम्परेचर। मैंने कहा ठीक है, अगर यहां तक आ गए तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बोल सकता हूं कि आंसर आएगा 5
RT डिवाइड बाई 2। मैंने कहा अगर ये क्लियर है तो हमने कहा दोबारा से चलते हैं दूसरे लॉजिक पर। हमने कहा एक फॉर्मूला सुना था हमने, E इक्वल टू था NCVT। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो वैल्यू बन जाएगी E इक्वल टू 1.CV.T। क्या दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं, क्योंकि ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी, क्या बोल सकता हूं T से T कैंसिल होने के बाद जो आपका CV बनेगा, CV की वैल्यू कितनी आएगी बताएगा, तो आंसर आपका आएगा 5R/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Cp माइनस CV इक्वल टू R। तो वहां से जब मैं CV की वैल्यू यहां पर निकालता हूं तो मुझे Cp की वैल्यू आपको कितनी बनेगी, बोलूंगा 7R/2। और जब आप इन दोनों से गामा निकालने लगे तो गामा की वैल्यू थी Cp अपॉन CV, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/5। कोई कहने लगे जी यहां तक तो सब कुछ सही है और समझ में भी आ रहा है, तो मैंने कहा फिर करना क्या है, उनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए। मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा एट वेरी हाई टेम्परेचर। मैंने कहा ठीक है, अगर आप जबरदस्ती करवा रहे हैं वेरी हाई टेम्परेचर तो बोलूंगा ट्रांसलेशन एनर्जी भी काउंट करोगे, रोटेशनल भी काउंट करोगे और वाइब्रेशन भी काउंट करोगे। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला होगा RT/2 लिखा जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मैंने कहा अगला लिखा जाएगा 2RT/2, चूंकि रोटेशनल वाले आपके 2 बने हुए हैं, और साथ में लिखा जाएगा केवल RT, चूंकि कंट्रीब्यूशन आपका रोटेशनल वाइब्रेशन का आता था केवल RT। कितने थे, बोलूंगा इनटू 1। जब आपने इन सबको ऐड मल्टीप्लाई वगैरह किया तो बताएगा आपका आंसर कितना आएगा, तो बोलूंगा ये आपका जाएगा 7RT/2। वैल्यू चेक करते रहेगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं दूसरे लॉजिक से देखने लगूं, क्या बोलते हैं E की वैल्यू आपकी आएगी 1.CV.T। अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल होगा और CV की वैल्यू आपकी बन जाएगी 7R/2 और CP की वैल्यू बन जाएगी 9R/2 और इनको देखते हुए गामा की वैल्यू बन जाएगी 9/7। कंडीशन अप्लाई एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, तब आप सीधा बोलेंगे कि हम वाइब्रेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, अगर यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है तो हमने कहा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो उन्होंने अगला एग्जाम्पल लिखा और आपने कहा ये आपके बन गई, क्या बोल सकता हूं, हेडिंग आप लिखते रहेंगे। ये रहेगा ट्राई एटॉमिक लीनियर आइडियल गैस रहेगा, और अगर आइडियल गैस रहेगा तो बोलूंगा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, बोलूंगा ट्रांसलेशन वाले बोलूंगा 3, बोलूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रोटेशन वाले कितने होंगे, बोलूंगा 2, चूंकि एक जो होगा वो काउंट नहीं होगा। जो बच गए वो आपके हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाले। मैंने कहा डिग्री ऑफ वाइब्रेशन आपके आ गए, कितने टोटल होंगे 9 में, इसका मतलब हो गया 9 - 5 = 4। मैंने कहा चलेगा एट नॉर्मल टेम्परेचर करते हैं। जैसे ही आपने यहां पर लिखा नॉर्मल टेम्परेचर, तो मैं बोलूंगा नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी ली जाएगी, रोटेशनल एनर्जी ली जाएगी, वाइब्रेशन एनर्जी नहीं ली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला बोला जाएगा RT/2। बोलूंगा कितने फैक्टर हैं, बोलूंगा 3। मैंने कहा अगला बोलेगा 2, तो बोलेगा 2RT/2, और जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 5RT, तो आंसर आएगा 5RT/2। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा दूसरा लॉजिक, और दूसरा लॉजिक बोलता है आपका एनर्जी का फॉर्मूला होगा कितना, 1.CV.T। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बोलता हूं, CV का डेटा आपका आएगा 5R/2। वेरीफाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोलता हूं CP की वैल्यू 7R/2 आएगा। क्या बोलता हूं इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो गामा की वैल्यू आपकी 7/5 आ जाएगी। मैंने कहा ये तो सब कुछ सही हो गया और समझ में भी आ रहा है, हाई टेम्परेचर या एट वेरी लो टेम्परेचर ये काम आपका है। अगर मुझे कोई कहने लगे कि मैंने तो एक गैस और ले ली और ये गैस आपकी थी, बोलूंगा ये गैस कौन सी थी, बोलूंगा ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस, या कहें बेंड शेप या वी से, जो भी आप इसको बोलना पसंद करें। तो लिख देता हूं कि ये आपकी क्या है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर में बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाले कितने होंगे, 3। बोलूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाले कितने होंगे, बोलूंगा ये भी 3 होंगे।
टोटल 9, 6 में बता चुका हूं। इसका मतलब अगला जो रहेगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाले होंगे आपके 3। टोटल 9 आ गए। मैंने कहा ठीक है, एनर्जी निकालिएगा। मैंने कहा एनर्जी का फॉर्मूला होगा, बोलूंगा RT/2 के जो फैक्टर है वो 3 वाले हैं। बोलूंगा अगला था आपका RT/2, ये भी आपके 3 हैं। तो वाइब्रेशन वालों को नहीं लेंगे चूंकि आपने नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर दी है। तो लिख देता हूं नॉर्मल टेम्परेचर, लिखूं या ना लिखूं आपको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टेम्परेचर ही मान के चलना है। मैंने कहा जब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आपका आया 3RT। मैंने कहा अगर 3RT आया, क्या दूसरे लॉजिक से बोल सकता हूं एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 1.CV.T। जब आप इन दोनों को सॉल्व करने लगे तो क्या बोलूं, T से T कैंसिल होने के बाद CV की वैल्यू आपकी आएगी 3R और CP की वैल्यू आपकी आएगी कितना, 4R। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 4/3 का मतलब होता है 1.33। इस टाइप से हम लोग Cp और Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं। Cp क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं, और Cv था मोलर हीट कैपेसिटी जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करते हैं। इन सबको अगर कंक्लूड किया जाए और मुझे बोला जाए कि मुझे क्या याद करना है, तो जिन लोगों को याद करना है उनके लिए हमें याद करना होता है, एक तो आपका याद करना होता है Cv की वैल्यू, अगला याद करना होता है आपका Cp की वैल्यू, और थर्ड याद करना होता है आपका गामा। हमने कहा सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस, मैंने कहा Cv कितना आया था, बोलूंगा Cv की वैल्यू आपकी आई थी 3R/2। तो मैंने कहा ये आपका है 3R/2, तो ये आपका आएगा 5R/2, तो ये आपका आएगा 5/3। और 5/3 की वैल्यू अगर आप निकालने लगे तो ये आपकी आएगी 1.67। हमने कहा अगली गैस कौन सी होगी, तो उन्होंने कहा अगली गैस होगी आपकी डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस के लिए आप देखिएगा जो हमने Cv निकाला था, तो क्या पूछता हूं, ये आएगा 5R/2, ये आपका आएगा 7R/2। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 7/5 का मतलब हो गया 1.40। मैंने कहा ठीक है 1.40 भी तैयार है। हमने कहा अगली गैस, तो उन्होंने कहा अगली गैस होगी आपका, ये पर्टिकुलर बन जाएगा ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस। और ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए आपका डेटा सेम आया 5R/2, ये आपका आया 7R/2, और ये आपका आया 7/5 का मतलब आया 1.40। हमने कहा एक गैस और बच गई, तो उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर गैस होगी आपकी नॉन लीनियर गैस। अगर ये नॉन लीनियर गैस होगी तो नॉन लीनियर के लिए Cv की वैल्यू हम लोग बोलेंगे आंसर आएगा 3R, ये आपका आएगा 4R, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4/3 का मतलब है 1.33। और ये पूरी टेबल हम लोग को याद करनी है, इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट के साथ में कंडीशन अप्लाई हमने क्या पूरा क्वेश्चन मान के किया है कि ये जो गैस है इसके बार बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये आइडियल गैस है। ये मत लिख देना ये ट्राई एटॉमिक गैस है, लिखना पड़ेगा क्या, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस। सोचेगा फिर से हमने आइडियल गैस कहां से आया था और कैसे निकाला था। तो यहां तक आप लोगों को हम लोग की हीट कंप्लीट। अगर हम लोग एंथैल्पी की बात करने लगे तो ये टॉपिक हम लोग बहुत पहले कवर कर चुके हैं, याद कीजिएगा, जहां पर हमने लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उस टाइम पर आपको बोला जाता था कि एनर्जी और एंथैल्पी आप अभी एक चीज मान के काम कर लीजिएगा, लेकिन जैसे ही आपका थर्मोडायनेमिक्स आता है तो आपको स्ट्रिक्टली बताना पड़ता है कि एंथैल्पी अलग होती है और एनर्जी अलग होती है। मैंने कहा जी एंथैल्पी क्या है, तो बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कभी भी हीट देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसको आप लिख देते हैं चेंज इन एंथैल्पी, या एंथैल्पी आप बोल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट देते हैं उसे आप बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो आप हीट देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर उसे आप बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर मैं यहां पर चीजें सॉल्व करने लगूं तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो आपका आता था, Q का वैल्यू आपका बनता था एक NCDT। अगर आप बोलते हैं कि मैंने कांस्टेंट प्रेशर लिया तो मैं N को भी बोलूंगा, N तो सेम रहेगा, C को बोलूंगा CP। Q की वैल्यू चूंकि आपने ऊपर DH लिख दी है तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका DH इक्वल टू N CP और DT। और ये एडवाइस की जाती है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। हमने कहा ठीक है, अगर हमने ये याद कर लिया तो ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। बोलूंगा
5 फंक्शन केवल 2 ही थे हमारे जो याद करने थे, वर्क और हीट। ये आपका जो h रहेगा, ध्यान रखिएगा मैं h की बात कर रहा हूं, h जो रहेगा वो रहेगा आपका स्टेट फंक्शन। और अगर मैं इसमें और ध्यान देने लगूं तो मैंने कहा कोई बेसिक फॉर्मूला है, मैंने कहा हाँ एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, h इक्वल टू होगा आपका E और प्लस बन जाएगा आपका PV। कोई भी न्यूमेरिकल आप यहां से स्टार्ट करें तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आपकी वैलिड होती है सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। और गैस भी आइडियल हो, वॉन्डरवॉल गैस हो, जो भी आपने गैस पढ़ के, ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है। और इक्वेशन का नाम क्या है, H इक्वल टू E प्लस PV। हमने कहा चलेगा आज इस रिएक्शन का हम ऑपरेशन करते हैं, और जैसे हमने पहला ऑपरेशन किया तो हमने कहा इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट। हमने जैसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया तो हमने कहा कि इक्वेशन बनेगी DH इक्वल टू DE प्लस बन जाएगा आपका D और PV। हमने इसको और ज्यादा ओपन किया तो फाइनली फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, डेल्टा H इक्वल टू बनेगा डेल्टा E प्लस बोलूंगा P2 V2 माइनस P1 V1। और ध्यान रखिएगा IIT JEE क्वेश्चन पूछ चुकी है, और ये इक्वेशन ऑलवेज वैलिड है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी PV इक्वल टू NRT नहीं लगाया। मैंने कहा जी ठीक है ये तो मैथमेटिकल है, हमने कहा चलेगा अगर मैथमेटिकल है तो एक बार और कर लेते हैं। मैंने कहा दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा H इक्वल टू आपका बना E प्लस PV। मैंने कहा जैसी इक्वेशन बना हमने एक कंडीशन यहां पर लगा दी, और कंडीशन लगा दी यहां पर कौन सी, आइडियल गैस की। जैसे आपने आइडियल गैस बोला तो मैंने कहा इसका मतलब हो गया H इक्वल टू E प्लस हो गया आपका NRT। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर में यहां पर बोलने लगता हूं कि आपका टेम्परेचर मान लीजिएगा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये बनेगा DH इक्वल टू DE प्लस बन जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब बनेगा D, और ये बन जाएगा आपका NRT। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा DH इक्वल टू DE, टेम्परेचर जी बाहर आइएगा, मैंने कहा RT बाहर आया और ये बन गया DN। जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये बना इंटीग्रेशन, ये बना इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन अंदर चला गया, क्योंकि R तो कांस्टेंट है और गिवन कंडीशन पे आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये था यहाँ पर 1.DH, तो मेरा क्या फाइनली आंसर यहां पर बन जाएगा कि ये बन जाएगा आपका डेल्टा H और ये बनेगा आपका डेल्टा E और ये बन जाएगा आपका RT 1DN। इसका मतलब बनेगा N2 माइनस N1, इसका मतलब बन जाएगा ये भी डेल्टा N। मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लिखा डेल्टा H इक्वल टू बना आपका डेल्टा E और ये बन गया डेल्टा N और ये बन गया RT। क्या ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, बोलूंगा नहीं, ये केवल गैस के लिए है एप्लीकेबल। तो हमने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया और हमने कहा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, और मैंने इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर किया, क्योंकि ये इस पर आपके 11th में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा अब बताएगा वेयर, मैं बोलूंगा डेल्टा Ng क्या है, तो बोलूंगा डेल्टा Ng है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जो कि आप करेंगे फाइनल, और फाइनल में क्या बनता है, बोलूंगा फाइनल में तो प्रोडक्ट बनता है, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जो कि रहेंगे इनिशियल, और इनिशियल का मतलब होता है आपका बन जाएगा रिएक्टेंट। तो यहां पर आपका अगर ये आ चुका है, बार बार ये कंपटीशन वाला पूछता है तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। और हमने कहा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक इक्वेशन दी जाती है, उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर बना आपका CaCO3, ये कन्वर्ट हो गया आपका CaO में और CO2 में। मैंने कहा ये पर्टिकुलर है आपका स्टेट सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी गैस। बताएगा डेल्टा Ng कितना होगा, बोलूंगा इधर गैस कितने, बोलूंगा 1 मोल, इधर गैस कितने, बोलूंगा 0 मोल। इसका मतलब डेल्टा Ng रहेगा 1 माइनस 0। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां पर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 1.RT। मैंने कहा थोड़ा समझ में आया, एक एग्जांपल और, तो हमने एक एग्जांपल अगर और उठाया तो हमने कहा ये N2, ये आपका 3H2 कन्वर्ट हो गया आपका 2NH3 में। हमने कहा ये भी आपके पास गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अगर तीनों गैस हो चुकी हैं तो क्या पूछता हूं, डेल्टा Ng की वैल्यू बनेगी 2 जो कि फाइनल में था, और माइनस इनिशियल कितने मोल थे, बोलूंगा ये आपका आ जाएगा यहां पर 4 तक का इक्वेशन बोल सकता हूं, ये आपका बनेगा -2। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस बन जाएगा 2RT।
ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में बताओ डेल्टा एच और डेल्टा ई में कौन ज्यादा होगा, तो बोलूंगा इस इक्वेशन में डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी क्योंकि आप डेल्टा ई में से कुछ डेटा माइनस कर रहे हैं। बस इतने से क्वेश्चन आने और कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं आना। हमने कहा एनसीईआरटी का भी कोई क्वेश्चन लेना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल लेना पड़ेगा। और एनसीईआरटी ने कहा कि जब आप H2O को कन्वर्ट कर रहे हैं H2O में और मैंने कहा ये सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो बताएगा डेल्टा Ng कितना होगा, तो बोलूंगा डेल्टा Ng ना तो यहां पर गैस है ना यहां पर गैस है, तो बोलूंगा 0 माइनस 0, कुल मिला के क्या 0 आ जाएगा। और जैसे ही आपका 0 आया तो इक्वेशन लिखी जाएगी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0 डॉट RT। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा E के। इसका मतलब सॉलिड से जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो आप चाहे अपना जो प्रैक्टिकल है वो कांस्टेंट प्रेशर पर करें या कांस्टेंट वॉल्यूम पर करें, दोनों के लिए डेटा सेम आएगा क्योंकि डेल्टा H और डेल्टा E आपका सेम बना हुआ है। हमने कहा ठीक है ये समझ में तो आ गया, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आपने यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था। हम तो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं, हम तो टेम्परेचर को वेरिएबल मानेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप सेकंड ऑप्शन निकालना चाहते हैं तो मैंने यहां पर सेकंड ऑप्शन और मान लिया और यहां पर कहा n इक्वल टू, अब मैं k मान के चल रहा हूं। इसका मतलब कंटेनर में जो गैस है आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी अंदर रिएक्शन मत करा देना। मैंने कहा ठीक है, हमें दोबारा से बताएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप दोबारा से स्टार्ट करने लगे तो हमें कहा गया बेसिक इक्वेशन थी H इक्वल टू E प्लस आपका बन गया PV। मैंने कहा जैसे ही आपने यहां पर वर्ड लिखा आइडियल गैस तो मेरा इक्वेशन बनेगा H इक्वल टू E प्लस आपका बन जाएगा nRT। मैंने कहा इनको मैं क्या लिख सकता हूं, DH बन जाएगा आपका DE प्लस बन जाएगा D और ये बन जाएगा आपका nRT। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर n आपका कांस्टेंट बना हुआ है तो n बाहर जाएगा और बाहर जाने के बाद आपका बन जाएगा यहां पर DH इक्वल टू बनेगा DE प्लस NR और DT। और अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन लगाने लगूं तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये जो DH है ये बनेगा आपका NCPDT। पहले बता चुका था NCPDT। ये जो DH होता है ये हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको मैंने NCPDT लिखा। और यहां पर आपका बनेगा NCVDT और यहां पर बन जाएगा आपका पहले वाले की तरह ही NR और DT और यहां पर आपका बन गया इंटीग्रेशन। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन लगाता हूं तो यहां पर n तो कांस्टेंट है लेकिन Cp नहीं पता ना Cv पता, क्योंकि Cv की अगर वैल्यू देखने लगे तो हमें बताया जाता है कई बार कि Cv की वैल्यू होती है a प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। तो मैंने यहां पर अपनी तरफ से लिख दिया कि अगर मैं इनको यहां पर इंटीग्रेशन लगाता हूं और मैं इंटीग्रेशन अंदर लेके जाता हूं तो पहले ही लिख दिया कि जो Cp और Cv हैं वो आपके ध्यान रखिएगा कांस्टेंट बने हुए हैं, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी मोनोएटॉमिक गैस है तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तेरी डायएटॉमिक गैस है तो तू कांस्टेंट रहना। दो अलग अलग गैसों का Cp Cv अलग हो सकता है लेकिन एक ही गैस का Cp और Cv कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और मैंने कहा इसका मतलब मेरी इक्वेशन बन गई, यहां पर आएगा आपका dt, यहां पर बन जाएगा आपका NCV और ये बन जाएगा dt इक्वल टू बन जाएगा आपका यहां पर बनेगा आपका प्लस ये बन जाएगा nRDT। क्या मैं बोल सकता हूं dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, आपस में कैंसिल होंगे और इक्वेशन बन जाएगी आपकी NCP इक्वल टू NCV प्लस आपका NR। अगर मैं इसको और सॉल्व करने लगूं और इसको एक बार और कॉपी करने लगूं तो मेरी इक्वेशन बनी NCP माइनस बनी आपकी NCV इक्वल टू बना आपका NR। इसके दो मेथड हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखें तो जो C लिखा हुआ है ये स्मॉल है या कैपिटल है, तो मैं बोलूंगा ये तो कैपिटल लग रहा है। मैंने कहा ठीक है आप इसे कैपिटल ही मान लीजिएगा, हमें याद करना है हीट। क्या मैंने बोला था अगर आप किसी को लिखते हैं NCPDT तो वहां पर N होगा नंबर ऑफ मोल और Cp क्या होगा, बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल की हीट कैपेसिटी। तभी तो आप अलग से उसे N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसमें N से N कैंसिल कर देता हूं सभी जगह तो क्या इक्वेशन बन जाएगी Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जहां पर ये डेटा और ये डेटा भी आपका क्या बना हुआ है, बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको कई स्टैंडर्ड बुक इसको ऐसे नहीं लिखती, वो लिखती हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू आप लिखते हैं यहां पर R
और यहां पर वो छोटा सा लगा देते हैं CPM। इसका मतलब आप मोलर वॉल्यूम लिखना है। तो अगर आपको CpCv दे रखा है तो पहले पूछेगा कि वो मोलर हीट कैपेसिटी है या कुछ और है। इस फॉर्मूले को हम लोग को याद करना होता है। हमने कहा अगर इसको याद करना होता है, अब बताएगा ये Cp है 1 मोल की हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसको N से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये NCp क्या हो गई, बोलूंगा हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी, जिसको हमने लिखा Cp माइनस Cv इक्वल टू, और इक्वल टू में बन जाएगा आपका N और R। यहां पर अगर आप Cp और Cv को देखने लगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, केवल हीट कैपेसिटी। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि अगर मैं कैपिटल C लिखूं तो बाय डिफॉल्ट आप उसको मान के चलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मैं कभी स्मॉल c लिखता हूं तो आप उसे मान के चलेंगे हीट कैपेसिटी। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसकी यूनिट देख लीजिएगा, वो पर मोल है या विदाउट मोल है। अगर पर मोल है इसका मतलब वो मोलर हीट कैपेसिटी रहेगी। अब दो चीजें हमें याद रखनी है। ये फॉर्मूला एक तो याद करना है Cp माइनस Cv इक्वल टू केवल R। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, तो बोलूंगा इस फॉर्मूले में आपने कहीं पर गलती से PV इक्वल टू nRT लगा दिया। इसका मतलब ये फॉर्मूला केवल और केवल आइडियल गैस के लिए एक्सेप्ट होगा। दूसरा केस, यहां पर आपने Cp और Cv को क्या मानने की ट्राई करी है, कांस्टेंट मानने की ट्राई करी है, ये दूसरी कंडीशन आ गई। और CPM लिखो या Cp लिखो, वो अब आपकी बात है कि आप उसे बाय डिफॉल्ट मोलर हीट कैपेसिटी मानेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमें याद करना है और यहां पर हम लोग केवल एक ही फॉर्मूले का बार बार यूज कर रहे हैं, H इक्वल टू E प्लस PV, और आपके अलग अलग फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं। मैंने कहा अगर अलग अलग फॉर्मूले बनते चले तो एक बार फॉर्मूला और लिखवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से लिखता हूं H इक्वल टू E प्लस PV, और आपने मैथमेटिक्स अच्छे से सीख रखी होगी तो क्या इसको लिख सकता हूं DH इक्वल टू DE प्लस बन जाएगा PdV प्लस बन जाएगा VdP। सही है, करते रहिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है H इक्वल टू EPV का। मैथमेटिक्स को घुमाना आप लोगों को आता है और H के नए नए फंक्शन देखते रहेगा। कोई कहना चाहिए और अच्छी फीलिंग दीजिएगा, मैंने कहा लीजिएगा। अगर आपको और अच्छी फीलिंग आनी है तो मैंने कहा H इक्वल टू E प्लस PV, तो मैंने कहा H इक्वल टू E प्लस क्या लिख सकता हूं, ZnRT, वंडरवॉल रियल गैस। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पर DH इक्वल टू DE प्लस DZnRT। अब आपके पास तीन केस है, Z भी है, N भी है और T भी है। घुमाते रहेगा। क्यों कंफ्यूजन में आओ जब आज तक क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन कहां पर आएगा, एक तो आपका आएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, याद करना है और हमें यूज करना है बार बार थ्योरी में Cp माइनस Cv इक्वल टू R। यह है आपका मोलर हीट कैपेसिटी और वो है आपका हीट कैपेसिटी। हम लोग बात करने लगे PV वर्क की। ध्यान रखिएगा, हम वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम केवल PV वर्क की बात करेंगे। कभी आप इलेक्ट्रिक वर्क की बात करने लगे तो हम लोग को NCERT ने बोला गया कि PV वर्क कैसे करना है। तो उन्होंने कहा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप कभी भी वर्टिकल डायग्राम मत बनाएगा, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएगा, जिससे कि आपको बार बार ये ना लिखना पड़े कि जो पिस्टन है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप इस चीज की बात करने लगे तो आपका ये पर्टिकुलर डायग्राम बना दिया और यहां पर आपका मान लीजिएगा पिस्टन बना हुआ है। मैंने कहा अगर पिस्टन बना हुआ है तो यहां पर इसके अंदर आपकी गैस बन गई है। अगर मैं इस पिस्टन पर प्रेशर लगाता हूं मान लीजिएगा P एक्सटर्नल, तो क्या बोल सकता हूं, पिस्टन थोड़ी देर के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट करेगा और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अपनी लोकेशन को छोड़कर थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। अगर अंदर चला जाएगा तो गैस थोड़ी सी आपकी कंप्रेस हो जाएगी। मैंने कहा अगर गैस कंप्रेस हो जाएगी तो इसको अगर मैं दोबारा से बोलता हूं कि ये आपका बना हुआ है P एक्सटर्नल, तो फिजिक्स वालों ने हमें बताया था कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता था फोर्स मतलब F डॉट आपका होता था dx। अगर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो पर्टिकुलर ये चला है यहां पर, मैं अगर इसको dx मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। फिजिक्स वाले बार बार चीजों को यूज करते हैं प्रेशर की जगह फोर्स, और हम लोग यूज करते हैं बार बार प्रेशर।
तो मुझे अगर इस पर्टिकुलर में देखने लगूं तो अगर पिस्टन पे मैं यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब केमिस्ट्री में हम ये डॉट का मतलब नहीं होता, मेरा मतलब है कि जिधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। वो फिजिक्स वालों की तरह नहीं करूंगा कि एफ एक इंक्लाइन पर है तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, नहीं, जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लोग डॉट का यूज नहीं करते ज्यादा। हमने कहा अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करने लगूं ए से तो बोलूंगा एफ डॉट ए और ये बन जाएगा डीएक्स और ए। चेक कीजिएगा एफ अपॉन ए को क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर, और अगर आप ए डॉट डीएक्स को देख लगे तो ए ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको आपने ए बोला और ये dx आगे मूव कर गया तो कितना वॉल्यूम कम हो गया या चेंज हो गया, बोलूंगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम बनेगा बोलूंगा dx इंटू ए, जिसको मैंने बाद में लिख दिया dv। यहां से मेरा वर्क का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। कई सालों तक हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले एक ही चीज पढ़ते रहे, हमारे लिए भी फॉर्मूला सेम था और फिजिक्स वालों के लिए भी फॉर्मूला सेम था। कुछ टाइम के बाद जो हमारी कन्वेंशन है उसने चेंज किया केमिस्ट्री में, और उसने कहा कि हम लोग हर चीज को विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स पढ़ेंगे, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर पढ़ेंगे। तो उन्होंने IUPAC कन्वेंशन ने फॉर्मूले को चेंज किया और चेंज करने के बाद कहा कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस P और dV, जहां पर P रहेगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है। और हम लोग को बोला गया कि इस पर्टिकुलर को अब याद करना है, दोनों का रेफरेंस अलग होता है, फिजिक्स वालों का और आपका केमिस्ट्री वालों का। हमने कहा ठीक है, ये माइनस क्यों आया, ज्यादा डिटेल अगर स्टडी ना की जाए तो हमने कहा साइन कन्वेंशन क्या होता है। कहने साइन कन्वेंशन हम इसका अगर देखने लगे तो क्या बोल सकता हूं, अगर आपका केमिकल या कोई पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन कर रहा हो तो क्या बोल सकता, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो बोल सकता हूं डीवी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से पिस्टन बाहर की तरफ आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ये डेटा आपका डीवी पॉजिटिव है तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, बोलूंगा वर्क की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि डीवी पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डीडब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर कोई कहता है कंप्रेशन करना है तो मैं बोलूंगा कंप्रेशन का मतलब बोलूंगा वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। अगर ये आपका पिस्टन है तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो बोलूंगा यहां पर जो आपका डीवी रहेगा वो बन जाएगा आपका नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो बोलूंगा ये नेगेटिव को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी डब्ल्यू की वैल्यू बन जाएगी कैसी, बोलूंगा पॉजिटिव। मैंने कहा चलेगा, ये भी सही है। अगर मैं इसी को टर्मिनोलॉजी में बात करने लगूं, कई बार लिखा जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम और कई बार लिखा जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ये आपका सिस्टम है और बाहर जो एक्सटर्नल लगा हुआ है, अगर ये एक्सटर्नल नीचे लेके आ जाए पिस्टन को तो बोलूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर ये पर्टिकुलर ऊपर जाने लगे तो सिस्टम तो अंदर है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो बोल जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां पर टर्मिनोलॉजी बताएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा है इसका मतलब पिस्टन ऊपर गया है, पिस्टन ऊपर गया है इसका मतलब जो अंदर सिस्टम था उसने काम किया है, तो लिखा क्या जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमने इसमें चेंज किया, हमने कहा आगे से हम लोग इसको लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम और इसको लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, आजकल नहीं आते। हमने कहा ठीक है, अगर यहां तक हो गया तो अगला टॉपिक आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और इन्होंने बताया कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी अपना फॉर्म यूज कर सकती है, मतलब वो कभी हीट होगी, कभी इंटरनल एनर्जी होगी, कभी कुछ और बन जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। मैंने कहा कैसे, उसने कहा एक पर्टिकुलर आप मान लीजिएगा किसी ग्लास को बंद कीजिएगा उसमें पानी भर के और लगातार उसमें वर्क करते रहेगा, स्टर करते रहेगा लगातार किसी भी मैकेनिक से, थोड़ी देर में वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे आपने जो वर्क किया वो उसकी एनर्जी या उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मैंने जो एनर्जी दी वो उसमें स्टोर हो गई। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल आप किसी को एक झापड़ मारिएगा, क्या बोल सकता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है
तो कहीं ना कहीं किसी गाल पर जाके वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब वर्क को आपने हीट में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे भी सेंस वाले एग्जाम्पल लीजिएगा, कैसे ही नॉन सेंस वाले एग्जाम्पल लीजिएगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ध्यान रखते हुए उन्होंने हमें जो फॉर्मूला याद करने के लिए दिया वो दिया, क्यू की वैल्यू आपको याद करनी है डीई माइनस डी डब्ल्यू, और ये फॉर्मूला मुझे याद करना है। मैंने कहा अगर ये फॉर्मूला याद करना है क्या ये एच.सी. वर्मा से मैच करेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करेगा। जब आप एच.सी. वर्मा और फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू। तो ध्यान रखिएगा कभी भी जब आप तैयारी करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स साथ साथ कवर ना करें। केमिस्ट्री अलग कीजिएगा, कुछ टाइम दीजिएगा, तब जाके आप फिजिक्स कवर कीजिएगा। हमने कहा इसका सिंबल क्या होता है, तो हमने कहा अगर आप Q की बात करने लगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं साइन कन्वेंशन से, कि या तो Q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये पर्टिकुलर मेरा सिस्टम है, मान लीजिएगा इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है, अगर मैं इसे आग लगा देता हूं या एनर्जी देता हूं या हीट देता हूं तो सिस्टम क्या बोलेगा? बोलूंगा हीट गिवन बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम। तो बोलूंगा हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिली है। तो लाइन लिखनी पड़ेगी यहां पर। पॉजिटिव का मतलब होगा हीट गिवन टू द सिस्टम। भाई सिस्टम को कुछ मिलेगा तभी तो वो बोलेगा आपका पॉजिटिव डेटा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पिस्टन के चारों तरफ बर्फ लगा दूं, आइस लग दूं, तो ये अपनी हीट बाहर फेंकेगा। तब क्या लिखा जाएगा? बोलूंगा तब लिखा जाएगा हीट गिवन बाय द सिस्टम। मैंने कहा ठीक है। अब बताएगा वर्क का। तो हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, अगर वर्क आपका पॉजिटिव है, वर्क अगर पॉजिटिव है इसका मतलब डीवी नेगेटिव होगा। डीवी नेगेटिव होगा इसका मतलब वॉल्यूम नीचे आएगा। इसका मतलब आपने सिस्टम पे काम किया है तभी तो वो नीचे आया है। तो लिखा जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो दोबारा एक बार लिख देता हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर आप बोलते हैं डी डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव है, डी डब्ल्यू नेगेटिव, तो आपका डीवी आ जाएगा पॉजिटिव। डीवी पॉजिटिव इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब सिस्टम ने काम किया है। तो क्या लिखा जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैंने दोबारा चेंज किया, वर्क डन यहां पर आ जाएगा बाय द सिस्टम। और हमें याद भी करना है कि जो फॉर्मूला है वो केवल तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप यूज करते हैं डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और यहां पर आप लगा दीजिएगा इंटीग्रेशन। अब जिन लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ने की आदत है उनके लिए बता देता हूं, जब ये फॉर्मूला यहां पर कॉपी किया जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा आपका Q इक्वल टू डीई प्लस पी एक्सटर्नल डीवी। क्योंकि मैंने प्लस को दो बार माइनस माइनस लिख दिया तो केमिस्ट्री बन गई। और अगर मैं फिजिक्स की बात करने लगूं तो बोला जाएगा कि आपको जो फॉर्मूला रहेगा वो बन रहेगा Q इक्वल टू डीई प्लस डी डब्ल्यू, वेयर डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। तो उन्होंने प्लस को प्लस रखा, हमने प्लस को एक माइनस इधर लगाया और एक माइनस इधर लगाया, और हमने उसको रेफरेंस बदल दिया पी एक्सटर्नल। केवल इतना अंतर।